अब तक जितना भी हमने किया है ना, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, वी कवर्ड वन डाइस, ऑल द केसेस, रोलिंग अ डाई, है ना। तो उसके बेस में सैंपल स्पेस बनाई। वन कॉइन टॉस किया, उसकी सैंपल स्पेस बनाई। फॉर टू कॉइन्स टॉस किया, उसकी सैंपल स्पेस बनाई। हमें अब आगे और क्या करना है? फॉर थ्री कॉइन्स टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगी? मैक्सिमम थ्री कॉइन्स जितना ही आएगा। ठीक है। फोर कॉइन्स का सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगी या फिर आपको केसेस निकालने सिखा दूंगी अगर हो सकता है। ठीक है। और फिर टू डाइस, ये जरूर आपको पूछे जाएंगे, अगर आप कहो चाहे ना कहो, आपके बुक में है चाहे नहीं है, बिकॉज ये बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी है विच वी डू इन क्लास टेंथ ऑल्सो। तो वही चीज आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्लास टेंथ की प्रोबेबिलिटी सारी। ठीक है। तो बच्चों अब हमें जो करना है ना, पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। अब ये बहुत सिंपल वे में हो जाता है। आ जाओ। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर टू। ये क्या कहता है? ये कहता है लेट अस से दैट यू हैव अ बॉक्स कंटेनिंग थ्री रेड पेन्स। ठीक है, ये डब्बा पड़ा है, इसमें बहुत पेन्स है ना। तो इसमें थ्री रेड पेन्स मिलते हैं, ऐसे ही फोर ब्लैक पेन्स एंड टू ग्रीन पेन्स। ठीक है। तो ये बॉक्स है आपके पास इसमें इतने सारे पेन्स हैं, और मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। आई टेक इट टू सम हाइट एंड देन यू हैव टू जस्ट पिक वन पेन आउट ऑफ इट। तो इसने कहा है यू पिक अ पेन विदाउट लुकिंग। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट या झोला सा है, उसका मुंह बंद है, यू जस्ट कैन पुट योर हैंड इन साइड, अदरवाइज यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट ओपन इट फुली एंड सी, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है ना, कि रैंडमली आप बस उठा रहे हो, जल्दी जल्दी में उठा लेते हैं, जैसे पेन उठाना है फटाफट से उठा लिया। ठीक है, वैसा। सो यू पिक अ पेन विदाउट लुकिंग फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक। अब जरूरी चीज क्या है? दैट पिक अ पेन एंड पुट इट बैक। ठीक है। और उसके बाद योर फ्रेंड डज द सेम। उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड ने भी यही किया। सो what are the possible outcomes of the pen colors? Can you draw a tree diagram representing the possible outcomes? Can you use the tree diagram to guess the probability that both you and your friend pick pens of the same color? तो इसमें हमें क्या करना होगा? देखो, इस तरह से इसे काम करना है। ठीक है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, अगर ट्री डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले तो आपने पिक किया, तो यू कैन गेट रेड वन, रेड टू, रेड थ्री। ठीक है। यू कैन पिक एनी वन ऑफ द पेन्स, या फिर यू गेट ब्लैक वन, ब्लैक टू, ब्लैक थ्री, ब्लैक फोर। इस तरह से बनाओ या और तरह से? इस तरह से नहीं बनाते, रुको, इजी बन जाएगा वरना ये बहुत जाएगा। ठीक है। सो अब हम कहेंगे कि यू पिक का रेड पेन। अब देखो यहां पर ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ऑप्शंस है कि यू पिक द पेन, यू पिक अ पेन, तो या तो रेड आएगा, या ब्लैक, या फिर ग्रीन। तो टोटल पेन्स कितने हैं आपके पास इस बॉक्स में? बताओ। थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस टू नाइन। रेड कितने हैं उसमें से? थ्री। सो रेड आए 3/9। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओगे? 4/9। थ्री कैसे? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/9। ठीक हो गया ना ये? अब उसके बाद और क्या कहते हैं? कहते हैं नाउ दिस इज व्हाट यू डन, नाउ योर फ्रेंड पिक्स। तो जब फ्रेंड ने, तुमने पिक किया रेड पेन, तुमने वापस रख दिया, नाउ योर फ्रेंड पिक्स। तो उसके पास भी रेड आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, और ग्रीन आ सकता है। तो हम वो दोनों केसेस करते हैं जहां पे यू पुट इट बैक व्हेन यू डोंट पुट इट बैक। ठीक है। सो इफ यू पुट इट बैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर योर फ्रेंड पिकिंग अ रेड पेन? 3/9 ही हुआ, क्योंकि जितने उसने निकाले उतना ही पुट कर दिया वापस। ठीक है ना, जितने रेड थे उतने रेड पेन्स रहे। फॉर अ ब्लैक पेन क्या होगा? 4/9। फॉर अ ग्रीन पेन कितना होगा? 2/9। ऐसे ही सेम केस में, ठीक है, ऐसे ही ग्रीन के साथ यही सेम आप लगा लोगे। 3/9, 4/9, थोड़ा सा इसको और ब्रांच आउट कर देना। ठीक है। ऐसे ही रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है बच्चों? क्योंकि इसमें ना पॉसिबल आउटकम्स ऑफ पेन कलर क्या है, कि या तो आपके पास रेड रेड आए, पॉसिबल आउटकम्स फॉर रेड रेड, या रेड ब्लैक, या रेड ग्रीन। ब्लैक,
रेड, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, या फिर आपके पास आए ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लैक, ग्रीन ग्रीन। समझ में आ गया ये? तो पॉसिबल आउटकम्स जो है ना वो है रेड रेड। अब क्या है विद इन अ पॉसिबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी अब 1/6 करके नहीं है। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, बिल्कुल सही बनी है, ऐसे ही बनेगी, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास ना फर्दर, जैसे पहले तो ऑरेंजेस पिक किए और बास्केट बी थी। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, रेड रेड, रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ब्लू रेड, ब्लू ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ग्रीन। लेकिन ये सैंपल स्पेस नहीं है। सैंपल स्पेस होगी 81 ऑप्शंस की। तभी मैंने वो अलग कर दिया, बिकॉज अदरवाइज रेड के साथ ऑप्शन बनाते, फिर रेड के साथ तीन ऑप्शंस, मतलब R1 R2 R3 ऐसे करते R2। ठीक है, दूसरी बार में रेड आए, फिर रेड भी जो पिक किया वो फ्रेंड ने पिक किया, फिर उसके अगले अगले केसेस, तो 81 केसेस आप ट्री डायग्राम में नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड पेन्स, तो पहला रेड पेन आए कितनी प्रोबेबिलिटी है बच्चों उसकी? 3/9। फिर दूसरा रेड पेन आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9/81, 1/9 आ गया। बात समझ में आ गई? तो दिस इज हाउ यू फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी केस। तो ये सैंपल स्पेस नहीं है। बात समझ में आ गई? दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन हर एक आउटकम का अपना होने का अलग वे है, उनका अलग अपना, अपने अपनी प्रोबेबिलिटी है सबकी। ठीक है, तो इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड, वन ब्लू, कैसे आएगा? ये दो केसेस आप लेकर चलोगे कि या तो पहले रेड आया फिर ब्लू, या फिर पहले ब्लू आया फिर रेड। पूछोगे ना कि मैंने रेड निकाला या मेरे फ्रेंड ने रेड निकाला, कौन निकाले रेड? समझ में आ गई? बात क्लियर होगी? दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स व्हेन ट्री डायग्राम बना होता है ये। ठीक है ना? तो रेड ब्लैक अगर करते हैं, लिखो सारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड वन ब्लू का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड ब्लैक और ब्लैक रेड। तो पहले रेड पेन आए, उसके बाद ब्लैक पेन आए। तो आयरा ने बिल्कुल ठीक बोला था, पहले रेड आए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 3/9। फिर ब्लैक आए 4/9। बात समझ में आ गई? 3/9 इंटू 4/9, और का मतलब होता है प्लस। फिर पहले ब्लैक आए 4/9, और उसके बाद रेड आए तो 3/9। ये रेड है, ये ब्लैक है, और ये ग्रीन है ना। हाँ, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? 4/9, 3/9, आपको मैं मल्टीप्लाई तो सेम हो रहा है तो ठीक है ना, क्योंकि रिटर्न कर दिया। नहीं रिटर्न किया होता तो फिर चेंजेस हो जाते। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 + 12, 24/81, या हाँ, तो 24/81 को ही आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर विल बी 8/27, है ना? ये वाला कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट में आओ। ये समझ में आ गया ना प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है हमने ट्री डायग्राम से? सो ट्री डायग्राम सबको क्लियर है? ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे एक्स्ट्रा केसेस के। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट आंसर करते हैं। सो कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस, फॉर सेकंड पार्ट में, कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन्स ऑफ सेम कलर, कि सेम कलर के पेन्स हो। ठीक है, तो क्या सिर्फ रेड होगा, क्या सिर्फ ब्लू होगा, ब्लैक होगा, या साथ क्या सिर्फ ग्रीन होगा, या फिर कोई भी हो सकता है कि सेम कलर आना चाहिए? तो कोई भी आ सकता है। तो या तो रेड रेड हो, या ब्लैक ब्लैक, और ग्रीन। तो इसे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ग्रीन। ठीक है, तो जो ये लिखा है ना कि दे पिक अप एंड पुट इट बैक, तो इसको ना, इस केस को ना ब्रॉडली जब आगे प्रोबेबिलिटी करोगे तो बोलोगे विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, सर ये विद रिप्लेसमेंट था। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी में, दैट थिंग्स आर पिक्ड अप विद रिप्लेसमेंट, कि उठाया वापस डाल दिया, फिर अब उठाने उठा रहे। जैसे गेसिंग गेम चलती है, पार्टी बर्थडे पार्टीज में दे ऑर्गेनाइज अ गेम समटाइम्स, कि एक हमने पर्स रखा हुआ है, यू हैव टू पिक समथिंग आउट एंड ब्लाइंड फोल्ड में बताना है वो चीज क्या है।
है ना। तो समथिंग रिलेटेड टू द पार्टी थीम की कोई स्टिकर है या कोई विसल है, कुछ भी आप अपने आप से गेस करते हो, और उसके बाद वी पुट इट बैक एंड एनीबडी एल्स ऑल्सो कैन पिक अप द सेम थिंग एंड गेस इट, है ना। तो वो चीज है ये बच्चों। तो पेन्स ऑफ द सेम कलर, दोनों रेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, बताओगे सब। पहला रेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, नहीं पहले रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/9। फिर उसके बाद रेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/9। तो क्या हो जाएगा ये, 3/9 इंटू 3/9। एक बार लिख देख लो यहां पर। फिर ब्लैक आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद ब्लैक आए, ठीक है। सो इट विल बी 4/9 प्लस इंटू 4/9। फिर दोनों ग्रीन आए, तो पहला ग्रीन आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद फिर से ग्रीन आए, 2। बात समझ में आ गई। तो दिस इज, मैं इसमें ना कैंसिल नहीं करती हूँ 9/81, क्योंकि सबके ना जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ऐड करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि यहां तो कैंसिल कर दोगे, यहां नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इट इज अगेन 4/81। तो अब जब मैं ऐड करती हूँ 20, तो ये 29/81 बन गया, वरना पहले कैंसिल करोगे उसके बाद आओगे जी हम इनमें एलसीएम लेके फिर ऐड कर दे, तो वो क्या मजा हुआ, है ना। तो सबके एलसीएम सेम रखो 81 एंड देन ऐड द नंबर्स, बहुत आसान कैलकुलेशन। अब ये दिस दिस थिंग फाइनली कभी भी कैंसिल नहीं हो रही, मतलब इसका मतलब है 81 केसेस है, 81 में से 29 ऐसे केसेस होंगे जिनमें सेम कलर का पेन आ रहा है। समझ में आ गया। तो रेड पिक किया, रेड के 3 पेन्स थे, इसका मतलब है कि सबने रेड के 3 पेन्स पिक किए। तो दूसरे वाले ने भी रेड 1, रेड 2, रेड 3, ये 3 केसेस हो गए ना। ऐसे ही रेड 1, रेड 2, रेड 3, ये 3 केसेस हो गए। रेड 1, रेड 2, रेड 3, ये 3 केसेस, तो 9 केसेस इसके बन जाते हैं। 16 केसेस दोनों ब्लैक के बन जाते हैं कि कौन सा ब्लैक पेन निकाला है। और ऐसे ही ग्रीन के भी 4 केसेस बन जाते हैं। बात समझ में आ गई। डन। नाउ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, which is the probability of an impossible। बताओ। चलो नेक्स्ट। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, बड़ा बोल चुकी हूँ बेटा, इतना चिल्ला चुकी हूँ, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, 0। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, ये नींद से जग जाए, इसने पेन तोड़ दिया अपना, भाई पेन काम करने लग जाए, है ना। ये इम्पॉसिबल है कि जब उसने एक पेन ही तोड़ दिया उसके बाद ये लो, पढ़ लो, ये ले, है पेन, हाँ, वो पेन चलना शुरू हो जाए, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो क्या होगा, मैं कहूँ नहीं तेरे को पेन, इसका पेपर हो, एग्जाम हो और इसने ऐसे पेन तोड़ दिया हो, ये मैम को बोले मैम पेन दो, मैम के नहीं उसी से काम कर, तो ये क्या कहेगा, मैम ऐसे कैसे होगा। आप मानोगे उस बात को कि हाँ हाँ कर लूंगा मैं, आई आई रिपेयर दैट पेन एंड आई कंप्लीट द पेपर। हाँ, विंटेज स्टाइल। फेदर, वो क्या होता है, अच्छा फेदर से,
बेटा उससे भी पेपर पूरा नहीं होगा, उससे लिखना तो मुझे लगता है बड़ा आसान काम है। लिख कर देखो। हाँ, नहीं आसान है, उससे डिप करना है एंड देन यू हैव टू गेट दैट एंगल सो दैट द इंक फ्लोज। नहीं, आसान नहीं है फेदर से लिखना फिर बैठकर वहां पे। चल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द, बड़ा मैं बोला इस चीज को कि ये क्या होता है, लिखो, सैंपल स्पेस। बड़ा सुनोगे मेरे मुंह से ये बार बार। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन। ये क्लास में आया और उसको नींद आती आती है। हाँ, दैट इज सर्टन टू हैपन इज, सर्टन वाला इवेंट क्या होता है? वन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पे? फोर्थ पार्ट, टॉसिंग अ फेयर कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स, 1/2 लिख दो। या यहाँ पर बच्चों क्योंकि ना तुम्हारी वाली प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में बात भी कर रही है तो 50% भी लिख सकते हो। इट साउंड्स वेरी, इट फ्लोज विद द सेंटेंस। अगर ग्रामेटिकल देखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% फॉर गेटिंग हेड्स, ठीक है? या प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, या 1/2 भी लिख सकते हो, बट आई थिंक 50% लिख सकते हैं। चलो, इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट, सबसे आसान काम प्रोबेबिलिटी का हमारा। तो सर्वे हुआ है, लिखो सब ऐसे, 50 स्टूडेंट्स लिखा करो वहां पेपर में, यही आपकी वो नंबर है, यही हमारे 50 स्टूडेंट्स, 15 लाइक फुटबॉल। ठीक है, तो लिखोगे 15 लाइक फुटबॉल। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज 15 एंड द फ्रीक्वेंसी, अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज, एंड द इज, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 15/50 ना। ठीक है, फिल इन द फ्रैक्शन, 15/50 को जब आप कैंसिल आउट करते हो तो क्या आएगा बेटा? ये 3/10। तो यहां पर 3/10 भी लिख सकते हो, उसके बाद लिखोगे 0.3, वही लिखा हुआ है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज 15 एंड डैश, एंड द डैश इज, सेंस नहीं बन रही बात में। अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी लिखवा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी होगा ना। रैंडम फ्रीक्वेंसी तो बाद में समझ में आती है, पर ये क्या इसका लिखा है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वही चीज होती है, वो तो पता ही है। ठीक है, दैट इज फाइन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग अ फोर एंड द, क्योंकि इसमें तो 0.3 लिखोगे। ठीक है, तो एंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल लाइकिंग, ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल इज, तो अब यहाँ पे लिखोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द प्रोबेबिलिटी लिखना चाहिए, फिल इन द फ्रैक्शन और डेसिमल, तो याद में यहाँ पे फ्रैक्शन डेसिमल लिखोगे, है ना। 15 लाइक फुटबॉल, सो द प्रोबेबिलिटी एंड द, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज, बाकी क्या लिखा है स्कूल में यहाँ पे? बताओ बच्चे, जिसने भी रन किया, क्या लिखा है यहाँ पे? पता नहीं। चलो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में पता, प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलोगे, 15/50 है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हमने बता दिया 0.3 है, तो कल मैं इस 50 बच्चों के ग्रुप को मैं कहूँ नहीं मेरे पास तो स्टेडियम में 100,000 लोग आ गए, तो मैं इस 0.3 को उन 1,000 में भी अप्लाई कर दूंगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि मैंने छोटे ग्रुप का निकाल लिया, अब उसको बड़े ग्रुप में चिपका रही हूँ कि मेरे पास तो डेटा है ना। तो वो डेटा क्या है कि मैंने 4 लोगों से पूछ लिया तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। कल 100 लोग आ रहे हैं, मैं कहूंगी नहीं नहीं, 4 लोगों ने मुझे बताया था ये पसंद है, तो मैंने उनको भी अप्लाई कर दिया 100 में। बात समझ में आ गई? तो जब ये क्लिनिकल स्टडीज होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, देखोगे ना, किसी भी दवाई की या किसी भी मेडिसिन की क्लिनिकल स्टडीज जब पढ़ते हो तो प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या होती है, दे कलेक्ट अ सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स और 50 पीपल एंड दे एडमिनिस्टर दैट डोज, दैट मेडिसिन और दैट कॉस्मेटिक, एंड दे सी द रिएक्शन, सी द चेंजेस जो उनको मेडिसिन ने काम किया कि नहीं किया। अब वो 50 लोगों में या 300 में या 1,000, एज द केस में भी, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, जो भी एज द सिचुएशन अप्रूव्ड होता है, उसके बाद वो
पूरी पॉपुलेशन में अप्लाई करते हैं कि मार्केट में दवाई निकाल दी, मार्केट में कॉस्मेटिक निकाल दिया, आप सब यूज करो और उसके बाद बताओ कोई एडवर्स रिएक्शन किसी को होता है कि नहीं होता है ना। तो वो ये चीज है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है कि छोटे सैंपल में ट्राई किया और फिर उसको पब्लिक में हमने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। नाउ वी नो दैट आउट ऑफ 300 नोबडी डेवलप्ड सम रिएक्शंस, तो हम मान के चलते हैं कि लाखों लोगों में भी कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली, तो इक्वली लाइकली कौन से होते हैं बता सकते हो? सेकंड का आंसर बेटा मैंने कहा ना, एंड द प्रोबेबिलिटी इज 0.3 लिख दो। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा उस सेकंड में क्या लिखूंगी, एंड द डैश, एंड द डैश रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन होती है दैट यू कैन नॉट सिलेक्ट वन ओवर द अदर, यू कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। ये इतनी सारी शीट्स पड़ी हैं। ठीक है। अब मेरे पास कोई आए, आयुष मेरे पास आ जाए कि मैम मुझे शीट दो, मैं पहले कनफ को देके सेकंड शीट इसको पास कर दूं, या मैंने टेस्ट पेपर प्रिंट किया, ही इज सिटिंग हियर बट आई स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट फ्रॉम दैट एंड, सो विल ही से कि नहीं नहीं मैम जो उसको दिया था वो टेस्ट पेपर चाहिए? लॉजिकली सोचो, क्या बोलते हो आप ऐसा कि नहीं मैम वो वाला टेस्ट पेपर चाहिए? कंज्यूमिंग ऑल आर सेम। तो आपके लिए वो सब टेस्ट पेपर सेम है जो आपको दिए जा रहे हैं, आपके लिए आंसर शीट सेम है जो आपको दी जा रही है, जिसपे आपने काम करना है। सो यू कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर, दैट इज एन इलॉजिकल रिक्वेस्ट कि नहीं मैम जो उसको शीट दी है वो मुझे चाहिए। दैट इज एन इलॉजिकल रिक्वेस्ट। टुमारो इफ आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, है ना, और मैं यहां से आते आते दे रही हूँ, वो नहीं नहीं जो उसको दिए वही मुझे चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जो उसके हाथ में है, तो आप उसको इलॉजिकली मानते हो ना। तो ये होता है इक्वली लाइकली होता है दैट वट एवर यू गेट यू आर न्यूट्रल फॉर इट बिकॉज दैट इज सेम थ्रू आउट, सो यू कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। ठीक है। तो उसने कहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। ठीक है। बिकॉज स्टार्ट या नहीं स्टार्ट का ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। अब कोई ड्राइवर अच्छा है कोई नहीं है, कार पुरानी है उसमें पेट्रोल नहीं है, तो सब कुछ आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है। सो दिस डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, नहीं होगा ये, क्योंकि फिर आपको कार तो स्टार्ट होती ही है ना। अब वो कहे नहीं नहीं कार में तो पेट्रोल नहीं है तो वो क्यों स्टार्ट होगी, तो वो सब चीजें बाद में आती है। तो ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, इट विल नॉट फॉल अंडर। अच्छा फिर आप कहोगे मॉडल अच्छा था, पुरानी कार थी, पता ही था नहीं स्टार्ट होगी, पर हो जाती है, आज नहीं स्टार्ट हो रही, तो ये सब इक्वली लाइकली में नहीं आएगा। टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस, बताओ। टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस इक्वली लाइकली कि नहीं? इक्वली लाइकली। टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस equally likely. Rolling a fair six-sided die, all the outcomes are equally likely. ठीक है ना? समझ में आता है ना क्यों होगा? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, इसका रीजन पता है क्या लिखोगे आप बच्चों, देख लो इसमें, अगर हमें कुछ पूछना पड़े ना कि सेकंड पार्ट में क्यों आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स कितना है 1/2, दैट्स व्हाई वी से इक्वली लाइकली, बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आए क्या है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आए 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री आए 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर 1/6, what is probability of 5 and probability of 6 again 1/6. ठीक है। So choosing a marble randomly from a bag that contains 3 red and 7 blue, तो क्या ये इक्वली लाइकली है? एक बैग में 3 रेड है 7 ब्लू मार्बल्स है। कल मैं तुम्हें बोलूं कि अगर तुम ब्लू मार्बल या तुम्हें कोई एक कलर सिलेक्ट करना है, और उस अगर वो तुम्हारा मार्बल तुमने जो कलर बोला और वही कलर तुम्हारे हाथ में आ गया, सो आई विल गिव यू 100 मार्क्स, तो लॉजिकली तुम कौन सा वाला मार्बल लोगे? क्यों? क्योंकि उसका नंबर ज्यादा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है। अ बेबी इज बॉर्न, इट्स अ बॉय और गर्ल, इक्वली लाइकली। ठीक है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय इज ऑल्सो 1/2, बारिंग बाकी सब जो सुपरस्टिशंस बने हैं जो सुनते होंगे कभी या कुछ भी, वो कुछ नहीं है। आपको पता है इफ इट्स अ बेबी इज टू बी बॉर्न, सो इट कैन बी बॉय और अ गर्ल, तो यू कैन नॉट से कि नहीं बॉय होगा या गर्ल होगा, द आउटकम कैन आउटकम रैशनली कैन बी एनीथिंग। ठीक है।
राइट द सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। चलो ये हमारे पास आ गए। हमें प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और सैंपल स्पेस भी बनानी है, तो ये प्रोबेबिलिटी टेबल बनता है। ठीक है, तो ये पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स तो पेपर में बहुत अच्छे से आ सकता है। सो टॉसिंग टू कॉइन्स एट द सेम टाइम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है देखो, आप लिखोगे ऐसे, एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग टू कॉइन्स। फिर लिखोगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में बच्चों बताओ क्या लिखोगे? हेड हेड, हेड टेल। देखो एक से स्टार्ट किया करो, फिर दूसरा। हेड पहले और दूसरे वाले में भी हेड लिख लिया। फिर एक को स्टेबल रखा, दूसरे को चेंज कर लो कि यहां हेड यहां टेल। फिर क्या होगा? अब हेड के साथ हमने सारे आउटकम्स लिख लिए, टेल एंड हेड। फिर टेल एंड टेल, कभी भी कुछ भी मिस नहीं करोगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ या एन ऑफ एस नहीं था इसमें, 4। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएंगे, तो आप लिखोगे इवेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर? प्रोबेबिलिटी क्या है फॉर अ हेड एंड हेड? 4 में से कितनी बार होगा हेड टेल का? कि फर्स्ट कॉइन पे हेड, फिर सेकंड पे टेल। पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, और फिर पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, ये भी 1/4, दोनों बार टेल आया, ये भी 1/4। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ये हमने सभी प्रोबेबिलिटी निकाल ली ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अब हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन, मतलब हेड टेल और टेल हेड और हेड हेड। बात समझ में आ गई? हेड टेल टेल हेड और हेड हेड, 3/4 आंसर लिख दूंगी इसका। अच्छा, इसमें ना फॉर्मूला लिखना मत भूलना। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ, सबसे बेसिक इसकी डेफिनेशन, फेवरेबल आउटकम्स टू सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दो या सैंपल स्पेस लिख दो। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ये है हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। चलो अब आ जाओ। 10 आइडेंटिकल कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, तो सैंपल स्पेस लिखनी है। इरेज कर दो इसको, सेकंड पार्ट करें। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? टू पिक अ कार्ड, ठीक है, फ्रॉम अ बॉक्स। समझ में आ गया ना? अब सैंपल स्पेस क्या है? कि उस 10 आइडेंटिकल कार्ड्स, उसके ऊपर बस नंबर लिखे हैं 1 to 10। तो या तो नंबर 1 आ सकता है, या 2, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपकी सैंपल स्पेस है। नंबर ऑफ एस लिख सकते हो 10। बात समझ में आ गई? तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है ऑफ अ कार्ड विद इवन नंबर। हाँ जी बच्चों, बताओ कितने? क्या इसमें वही फॉर्मूला फिर से चिपका दोगे यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला था बोलो? पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें एक ही बार फॉर्मूला लिखना है। बताओ कौन सा होगा जो भी पीछे लिखा है, देखो। नंबर ऑफ फेवरेबल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या सैंपल स्पेस लिख दो, क्योंकि सैंपल स्पेस तुमने बनाई है। कितने हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में? आउटकम्स कितने हैं? 10, तो यहाँ लिख दोगे 10। अब तुम्हें क्या चाहिए? इवन। तो तुम्हारे दिमाग में क्या घूर रहा है? वही तुम सोचो कि मुझे प्राइस मिलेगा अगर इवन नंबर आए। तो तुम क्या हो गया? आए 2 आ जाए, आए 4 आ जाए, ओ 6 आ जाए, 7 8 आ जाए, 10 आ जाए। तो यू आर फेवरिंग विच आउटकम्स? You are more inclined towards 2, 4, 6, 8, 10. So how many outcomes are in favor? 5। बस, ये है प्रोबेबिलिटी। सिर्फ दिमाग से सोचना है और आंसर ओरली आते हैं इसमें। ठीक है, डाइस रोल वंस, प्रोबेबिलिटी। सो एक्सपेरिमेंट क्या है? रोल अ डाई। ठीक है,
सैंपल स्पेस में क्या होगा बच्चों, बोलो बोलो। हाँ, बस यही तो है, बिल्कुल ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एस लिख सकते हो एज 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, ग्रेटर देन 4 का मतलब होता है 4 को लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना। ठीक है, ग्रेटर देन 4 का मतलब नहीं, लेस देन 4 का मतलब भी 4 इंक्लूड नहीं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। 4 से बड़े कितने हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो गया ये। अब है फोर्थ पार्ट, जिसमें इट सेज अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल। तो सैंपल स्पेस में आप लिख सकते हो रेड 1, रेड 2, रेड 3, ब्लू 1, ब्लू 2, ग्रीन 1। समझ में आ गया ना बच्चे सबको ये? ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल नॉट बीइंग रेड। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं तुम्हारे यहाँ पर? 6 है ना? और कितने रेड नहीं है? नहीं है, नॉट रेड नहीं होनी चाहिए। तो ग्रीन हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, ब्लू हो सकती है, हाँ बिल्कुल, बस रेड नहीं होनी चाहिए। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, ये 1/2। ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। अब मैं आपको 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस बनानी सिखाती हूँ। कभी भी कंफ्यूजन आए ना तो किस तरह से मिस नहीं करना होता। ठीक है, तो चलो, अब ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें जरूर क्वेश्चन आएगा। 1 कॉइन में कितने सैंपल स्पेस थी, कितने आउटकम्स थे? 2 आउटकम्स थे। ठीक है, और 2 कॉइन्स की बात करें तो कितने थे? 4 थे ना? अब मैं बात कर रही हूं 3 कॉइन्स की। एक कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 2। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स लिया, तो 2 × 2। 3 कॉइन्स लेंगे तो क्या आएगा? 8। मल्टीप्लाई होता है, एक के दो, दूसरे के दो, तीसरे के दो आपस में मल्टीप्लाई हुए। कैसे? पहले कॉइन पे हेड आए, दूसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और तीसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो देखो कितने आउटकम्स बन गए। हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड एंड टेल। तो एक हो गया हेड हेड हेड, ऑल 3 हेड्स। देन हेड हेड एंड टेल, हेड टेल हेड एंड हेड टेल टेल। 4 हो गए ना? अब यही सेम चीज हमें टेल के साथ करनी है। टेल आया, टेल भी हेड भी आ सकता है फिर से, कैन बी हेड कैन बी टेल। तो जब हेड आए तो तीसरे कॉइन पे हेड और टेल दोनों, यहां पर भी हेड और टेल दोनों। तो ये आ जाएगा टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। बात समझ में आ गई? फिर भी मुश्किल आती है, नहीं समझ में आ रहा है ये, तो आपने 4 कॉइन्स के बनाए थे बेटा। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। ठीक है, एक बार सबके साथ एच लगा देना। समझ में आ गया? 4 तो बनाए थे ना, ये तो बनाने आसान है। एक बार सबके साथ एच लगा देना, एक बार सबके साथ टेल लगा देना, 4 के 4, तुम्हारा कोई भी कभी मिस नहीं है। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने थे मैंने कहा था ना, ये करवाऊंगी, तो ये 8 आउटकम्स आ गए। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में ये लिख दोगे ना, एंड नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस पे लिख दोगे 8। ठीक है, नाउ इट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, हमें एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, तो 2 हेड्स तो यहाँ आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, बस एग्जैक्टली 2। इसमें मार्क कर लिए, 2 हेड्स चाहिए, एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2, एटलीस्ट नहीं कहा, एग्जैक्टली। सिर्फ 2 हेड होने चाहिए, तो एक भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेंगे, 2 चाहिए।
ठीक है, सो आंसर विल बी 3/8। तो अगर कहा जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, क्या होगा आंसर? सारे के सारे हेड्स हो, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट टू टेल्स, एट मोस्ट टू टेल्स, तो या तो 0 टेल्स हो, या 1 हो, या 2 टेल्स हो। तो 0 टेल के कितने ऑप्शंस है? सिर्फ ये वाला हेड वाला है ना, 0 टेल है ये। 0 टेल आएगा और कहा, मतलब 0 टेल तो और कहीं नहीं है, 1 टेल में ये भी आ गया, ये भी आ गया, और फिर 2 टेल्स, 1 टेल में ये भी आ गया, फिर 2 टेल्स में एक ये और ये। तो आंसर कितना आ गया? 7/8। 0 टेल्स, 1 टेल, 2 टेल, सारे ऑप्शंस गिन लो। समझ में आ गई बात है सबको? ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 5, वेरी अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये हमारे क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना बच्चों? करवा दूं क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। तो क्वेश्चन 5 में क्या है? अ बैग हैज 3 कैंडीज, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट। वन इज पिक्ड एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्ट्रॉबेरी कैंडी। तो स्ट्रॉबेरी कैंडी आए, क्या चांसेस है तुम्हारे पास? बस, वेरी गुड। ठीक है। अब बता क्या था, ऐसे दिया हुआ था और एक क्वेश्चन में आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ मैंगो कैंडी, क्या होगा आंसर? 0। ठीक है ना? चलो, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अ चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स, वन रेड वन ब्लू। ठीक है, ये हमारा लास्ट ईयर 9th क्लास, मतलब पिछली वाली जो प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी वहां का एग्जांपल है ये। 2 शर्ट्स, वन रेड वन ब्लू, एंड 3 टाइप्स ऑफ पैंट्स। तो उसने जीन्स लिख ली, खाकी लिख ली, और शॉर्ट्स लिख ली। क्लास 11th का ना ये, परमुटेशंस का आई थिंक फर्स्ट है। लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटफिट कंसिस्टिंग ऑफ वन शर्ट वन पेयर ऑफ पैंट्स, डिस्प्ले योर आंसर इन अ टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में कहा है कि ट्री फॉर्मेट? तो टेबल फॉर्मेट में आ जाओ। शर्ट्स हो सकती हैं रेड ब्लू ऐसे, और पैंट्स हो सकती हैं जीन्स, ठीक है, खाकी एंड शॉर्ट्स। टेबल में आ जाओ तो आएगा रेड शर्ट, सॉरी, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, ये आ गया। पैंट्स ऐसे लिख लोगे, ये होता है ना यहाँ पे ऐसे करके डाल देते हैं, शर्ट्स ऊपर पैंट्स नीचे ऐसे करते हो ना, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे लिखोगे रेड शर्ट प्लस जीन्स, ठीक है, तो ब्लू शर्ट एंड जीन्स। यहाँ पे क्या होगा? रेड शर्ट प्लस खाकी पैंट्स, ठीक है, ब्लू शर्ट खाकी पैंट्स। समझ में आ गया? रेड एंड शॉर्ट्स, ब्लू एंड शॉर्ट्स। ठीक हो गया ना? टेबल फॉर्मेट में यही टेबल फॉर्मेट में आ सकता है। अगर और टेबल फॉर्मेट में चाहिए बेटा तो टोटल आपके पास कितने आउटकम, 6 आउटकम्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि हमारे पास और टेबल फॉर्मेट क्या होगा, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, और क्या करवाया है इसने? सच में मुझे यही समझ में आ रहा है जैसे ये लिखा जाए। या फिर सिर्फ ऐसा लिख सकते हो कि रेड शर्ट प्लस जीन्स, तो ये 1/6 है, प्रोबेबिलिटी लिख दी। और ब्लू शर्ट प्लस जीन्स, ये भी प्रोबेबिलिटी लिख दी, तो ऐसी सारी लिख दो। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ टायर कंपनी रिकॉर्ड्स डिस्टेंस बिफोर रिप्लेसमेंट इन 1000 केसेस। ठीक है, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, ये एक्चुअल डेटा बता रही है आपको। डिस्टेंस है नंबर ऑफ केसेस,
तो लेस देन 4000 है डिस्टेंस, तो नंबर ऑफ केसेस 20 आते हैं रिप्लेसमेंट के। 4001 टू 9000 है तो टायर रिप्लेसमेंट के केसेस आए हैं 210। 9000 टू 14000 में टायर रिप्लेसमेंट के केसेस है 325। एंड मोर देन 14000 किलोमीटर कार चल चुकी है, टायर इतना चल चुका है, और रिप्लेसमेंट के केसेस है 445। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन टायर लास्ट, प्रोबेबिलिटी टायर लास्ट लेस देन 4000 किलोमीटर्स। तो लेस देन 4000 में कितने केसेस है बच्चों? 20। और कितने टोटल टायर्स थे हमारे पास, कितने केसेस थे? 1000 में से 20 वो थे जिसका लेस देन 4000 हुआ, तो 20/1000 हो गया, तो जिसके आप लिखोगे 1/5, नहीं 1/50। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4000 एंड 14000, टोटल तो तुम्हारा 1000 ही है, तो 4000 से 14000 तक कितने केसेस है बच्चों? 5। देखो ऐड करो कितने केसेस है, 535 है ना, समझ में आ रहा है सबको? तो ये आ जाएगा 0.535। फिर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 14000 किलोमीटर्स, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? 440। ठीक हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8 नाउ हो गया बच्चे सबका, है ना? हो गया था ना, इजी है प्रोबेबिलिटी अब तक, तो इसके बाद तो खत्म ही है ये, इसके बाद थोड़े बहुत केसेस करवाने हैं, कल आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ, क्या बोला इसने? अच्छा, तुमने भी नहीं लिखा था ये? ठीक है, तो लिख लिया। नेक्स्ट करो, द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस आर प्लेस्ड ऑन कार्ड्स। लीला draws a card without looking, probability that it is a P, E और C, P, E, C, I टोटल, क्या आंसर होगा? P, E या C, I? तो P, E, C वाले कितने कार्ड्स हैं? P, E, C वाले कितने कार्ड्स हैं? 4 है। ठीक है, सो 4 आउट ऑफ 5। बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ P, E और C, इट विल बी 4/5। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन E, probability that it is PEC is 4 आउट ऑफ 5, probability of not an E, क्या आंसर दिया तुमने? 4 कैसे? 3 आउट ऑफ 5। 3 नहीं बोला, 3/5 प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, हाँ 3 नहीं लिख के आना वहां पे। चलो, एक स्पिनर दिया हुआ है यहाँ पे, उसको क्या, गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स, एंड नंबर्स दिए 1 से लेकर 8 तक। इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि ये नहीं स्पिनर हमारी मर्जी से काम करता कि आई कैन ब्रिंग अ 6 एवरी टाइम, है ना? तो ऐसा स्पिनर नहीं है, वो तुम्हारी नहीं सुनता। ठीक है, तो उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 को अपने इसको स्टार क्यों डाला हुआ है, इतने क्वेश्चन को स्टार क्यों डाल दिया भाई? ये तो वैसे ही हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, तो 8 नंबर में कितने ऑड कितने इवन? हाँ बोलो। 1/2, ठीक है, इसको आप 4/8 लिखोगे और लिखोगे 1/2। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में 2 को लेना है कि नहीं लेना? बोलो, लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना, तो बचा क्या? 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने नंबर बचे? 6 आउट ऑफ 8, ऑब्वियसली 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, तो कोई आपके सामने बोस्ट करता है, वो कहता है ना कि नहीं देखो मैं तो स्पिन किया और नंबर लेस देन 9 आएगा, तो इसका आंसर क्या है? 1। इट इज अ सर्टेन इवेंट कि लेस देन 9 तो आएगा ही आएगा, तुमने कौन सी बड़ी बात करती है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में इसको स्टार लगाना तो वैसे नहीं बनता। मल्टीपल ऑफ 3, 3 के कितने मल्टीपल्स है 1 से 8 में? 3 है और 6, तो कितना आ गया? 2/, हाँ 1/4 हो जाएगा ना।
जीरो होता तो उसको ले लेते चाहे, लेकिन वन नहीं है ना। फैक्टर्स होता तो अलग बात थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, नंबर बीइंग फैक्टर ऑफ सिक्स, ठीक है। मल्टीपल आया ना, ऐसे ही अगर तुम फैक्टर्स की बात करोगे तब उसमें वन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर, नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सिक्स, तो क्या होगा? वन, टू, थ्री, और फिर सिक्स। कितने नंबर्स आ गए? चार आउट ऑफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, हाँ बस, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर, क्या होगा आंसर? हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉम्पोजिट कितने हैं? पहला नंबर कौन सा है? फोर है, फिर सिक्स, और फिर एट। सो देर आर थ्री कॉम्पोजिट नंबर्स आउट ऑफ एट। प्राइम नंबर्स, हाँ वेरी गुड। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? टू, थ्री, फाइव एंड सेवन। तो यहां पे लिख लो, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। हाँ, ये शुरू से ही है बेटा। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। जीरो इज नीदर, और नीदर नीदर इवन, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। जीरो के पास साइन नहीं होता, लेकिन वन जो है वो प्राइम्स और कॉम्पोजिट्स में नहीं आता, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, याद कर लो इसको। चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट, बास्केट कंटेन्स फोर रेड फाइव ब्लू बॉल। जल्दी से लिखो, फोर रेड फाइव ब्लू। चलो, फोर रेड फाइव ब्लू, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एंड लेड साइड साइड, मतलब निकाल के बाहर रख दी, और सेकंड बॉल इज ड्रॉन, तो इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। कि जो निकाल दिया बाहर वो अपने पास रख लिया, अब बचे जो है उसमें से निकालो कि वो तो मेरा हो गया, ठीक है। जो मैंने निकाल दिया वो तो मेरा हो गया, अब जो बच गया उसमें से निकालो। समझ में आ गया? सो फोर रेड एंड फाइव ब्लू बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एंड लेट साइड एंड सेकंड बॉल इज ड्रॉन। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट द पॉसिबल आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटीज, यूज द ट्री डायग्राम टू आंसर। तो देखो, फर्स्ट बॉल रेड आई एंड सेकंड बॉल ब्लू आई, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो सब? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रेड और सेकंड फर्स्ट बॉल ब्लू? अब इसके बाद फिर से रेड आए, फिर से ब्लू आए, फिर से रेड आए, फिर से। अब बड़े ध्यान से देखना, रेड बॉल तुम निकाल कर बाहर रख चुके हो, तो यहां पर सेकंड अटेम्प्ट में कितनी रेड रह गई? थ्री। टोटल कितनी बॉल्स हो गई? एट। तो क्या होगा? 3/8। बात समझ में आ गई है? बहुत जरूरी है ये चीज समझना। वी हैड फोर रेड एंड फाइव ब्लू, आफ्टर we will have either 3 red 5 blue or 4 red 4 blue, ठीक है। सेकंड केस में हमेशा ये होगा। तो सेकंड केस में अगर रेड निकल चुकी है तो रेड की 3 बॉल्स, टोटल 8 बॉल्स। रेड निकल चुकी है लेकिन ब्लू बॉल आ गई सेकंड में, तो ब्लू कितनी है मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट में? 5/8। बात समझ में आ गई है? तो अब ब्लू बॉल निकली 5/9, फिर रेड आए, तो रेड तो चार ही थी, पहली ब्लू बॉल निकल गई, रेड तो चार ही थी, तो 4/8। ब्लू निकाल ली, फिर से ब्लू आए, 4/। बात समझ में आ गई सबको? ये सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्री जो होता है। ये रियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्री है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ट्री सच में काम देता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल देन अ ब्लू बॉल, कि पहले रेड आए और फिर ब्लू आए, तो पहले रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है और फिर ब्लू आए? तो आंसर इज 5/80। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लू बॉल्स, तो पहले ब्लू आए फिर ब्लू आए, क्या हो जाएगा? 5/9 इंटू 4/8। ट्री डायग्राम लिखा हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर से 5/8। समझ में आ गया इतना?
ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अगर होगा ना तो यहां से कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू, देयर शुड बी वन ब्लू बॉल। तो पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। ठीक है, दोनों ही केसेस लेकर चलोगे कि रेड के बाद ब्लैक आई, ब्लू आई, या ब्लू के बाद फिर रेड आई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल इज रेड ब्लू और ब्लू रेड। तो यहाँ पे क्या था, ड्रॉइंग अ रेड बॉल देन अ ब्लू बॉल, कि पहले रेड फिर ब्लू, देन लिखा हुआ है ना ये, एंड देन अ ब्लू बॉल। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे तो ब्लू बॉल चाहिए। ठीक है, तो पहले रेड ब्लू आ सकती है, बाद में रेड ब्लू आ सकता है, और क्या होना चाहिए, दोनों रेड ब्लू भी तो हो सकते हैं, ब्लू बॉल चाहिए। ठीक है ना, तो दैट डिपेंड्स ऑन द केसेस। एग्जैक्टली वन ब्लू बॉल। तो ये दो केसेस आ गए। बात समझ में आ गई ना। चलो 11th क्वेश्चन क्विकली। आई थ्रो अ पेयर ऑफ सिक्स साइडेड डाइस, राइट डाउन एन इवेंट that has a probability of 0 and an outcome that is probability of 1. So probability of 0, probability of an event is 0, then that event will be, डाई को थ्रो कर रहे हो, नंबर्स क्या आ रहे हैं 1 से 6, पर मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे तो नेगेटिव नंबर मिलना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नेगेटिव नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 7। ठीक है, ऑफ नेगेटिव नंबर 0, 7, 1.5, 2.5, कुछ भी लिख दो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट शुड बी 1, तो वो इवेंट क्या होगा, श्योर होना चाहिए, बिल्कुल भी, वो तो होगा ही होगा। आई गेट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेचुरल नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 6। मैं डाई थ्रो करूंगा और पता है कितना मेरे पास, इतनी आई हैव सो मेनी स्किल्स दैट आई विल थ्रो आइदर 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6। दैट इज अ श्योर इवेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर, की कुछ भी हो जाए नेचुरल नंबर ही होगा। समझ में आ गई बात ये। चलो बाकी कल ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा।